हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। आज अपन उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे और आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। साथ में उनसे और जो क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो सकती है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो आशा करता हूँ आप साथ के साथ में नोट्स बनाते चलिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर से कर दिया करें। साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट रहे या फिर आपको अगर और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए शुरू करते हैं आज के अपने सीरीज को और पहला ही क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। देखिए क्या प्रश्न है। पहला ही प्रश्न है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। एंडोस्कोपी की जो प्रक्रिया है वो किस पर आधारित है? तो सबसे पहले एंडोस्कोपी क्यों की जाती है, एंडोस्कोपी का करने का कारण क्या है, एंडोस्कोपी किस के ऊपर आधारित है, एंडोस्कोपी कैसे करते हैं, उन सब के बारे में आपको मैं समझाने जा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले जैसे कोई ये एक मानव प्राणी है, ठीक है, आपको भावनाओं पे नहीं जाना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। जैसे ये कोई मानव है, अब देखो एंडोस्कोपी प्रक्रिया होती क्या है। एंडोस्कोपी की प्रक्रिया तब की जाती है जब व्यक्ति के अल्सर रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? अल्सर। अब गुरुजी अल्सर रोग क्या है ये भी बताओ। बिल्कुल अल्सर रोग के बारे में आपको बताएं। देखो अल्सर रोग क्या है, जब आप एक साथ अत्यधिक मात्रा में अगर भोजन कर लेते हो तो भोजन जो है वो आमाशय में बहुत कम समय तक रुक पाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि आपने खाना जो है ढंग से ठूंस लिया है, ठीक। अब ढंग से ठूंस लिया तो क्या होगा, भोजन जो है वो आमाशय में बहुत ही कम समय के लिए रुक पाएगा। अब अगर कम समय के लिए रुक पाएगा तो वहां पे आमाशय में जो एंजाइमों का जो श्रावण हो रहा है वहां पे उस भोजन को एंजाइमों का श्रावण प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण होगा क्या, वो भोजन तुरंत किस में आ जाएगा, छोटी आंत में आ जाएगा। और छोटी आंत के अंदर ये भोजन आने से क्या होगा, छोटी आंत की दीवारों को जलाने का काम कर देता है, ठीक। और जैसे छोटी आंत की दीवारें जलेंगी साहब एक रोग हो जाता है और उस रोग का क्या नाम है, अल्सर। तो समझ में आ गया, अत्यधिक मात्रा में भोजन करने से भोजन छोटी आंत में कम समय के लिए रुक पाता है और सीधा कहां पे आ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है। सॉरी, आमाशय के अंदर कम समय के लिए रुक पाता है और भोजन सीधा कहां आ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है, जिसके कारण छोटी आंत की दीवारों में एक जलन उत्पन्न हो जाती है और उस जलन को ही कौन सा रोग कहा जाता है, अल्सर रोग कहा जाता है। तो अल्सर रोग जब हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसको सलाह देता है कि आप एंडोस्कोपी की जांच करवा के हमारे पास लेके आओ। तो अब एंडोस्कोपी की जांच होती कैसे हो, देखो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये मानव का मुख है और इधर छोटी आंत है, ठीक। मानव के मुख से छोटी आंत तक डॉक्टर के द्वारा एक पाइप डाला जाता है और ये जो एंडोस्कोपी की जो प्रक्रिया है, ये पाइप जो है ये सब एक सिद्धांत है साइंस के भौतिक विज्ञान में, उस सिद्धांत पर ये कार्य करता है एंडोस्कोपी की प्रक्रिया। कौन सा सिद्धांत है? उस सिद्धांत का नाम है TIR। कौन सा सिद्धांत है? TIR, जिसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है एंडोस्कोपी की प्रक्रिया क्या होती है, आधारित होती है। अब होता क्या है, डॉक्टर ने मुख से जो है छोटी आंत तक क्या दे दिया, पाइप डाल दी। उसके बाद में होगा क्या, ये जो एंडोस्कोपी की प्रक्रिया है ये साहब बाहर स्क्रीन, जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर फोटो क्लिक करके दिखाएगी, ठीक। वापस देखो एक और फोटो जैसे क्लिक करके दिखाई, वापस फोटो क्लिक करके और ये क्या करती है, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाती है। अब जैसे ये फोटो इकट्ठी हो गई, वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरा क्या कर लिया जाता है, एक चार्ट बना लिया जाता है और इसको रंगीन प्रिंट के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में इसके द्वारा डॉक्टर को दिखाया जाता है ये जांच। तो डॉक्टर उससे पता लगाता है कि भाई इसके छोटी आंत के अंदर जो है ड्यूडेनम वाले भाग में दिक्कत है, जेजुनम वाले भाग में दिक्कत है या इलियम वाले भाग में दिक्कत है। फिर उस अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर उसको सुझाव देता है और एक प्रकार से क्या हो जाता है, उसका रोग दूर हो जाता है। तो एंडोस्कोपी की प्रक्रिया आपके समझ में आई होगी, किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है गुरुजी, इसके बारे में भी समझ लो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, एक बार इतना समझ ले, इसको उतार सकते हो आप, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक। देखो इस प्रकार से तीन माध्यम है आपके पास में, ठीक। ये तीन माध्यम है आपके पास में। नीचे वाले माध्यम में जो है साहब जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। अच्छे से समझने की कोशिश करें, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कोई हार्ड प्रोसेस है नहीं, एकदम सिंपल प्रोसेस है। उसके माध्यम से अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर क्या है,
अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली कंडीशन तो यही है कि प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। ठीक है, किसमें? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। ठीक है सर, ये लो साहब, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है क्योंकि इधर पानी है, इधर वाटर है और इधर क्या है? एयर, मतलब यहाँ पे क्या है? हवा है। ठीक है, अब सघन माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। ठीक, ये तो है प्रकाश के अपवर्तन की घटना। ठीक, अपवर्तन से ही क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का निर्माण होगा। कैसे होगा? ठीक, ये तो थी आपतित प्रकाश किरण और ये अपवर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, अब क्या होता है जब कोई प्रकाश की किरण, देखो ये यहाँ पे जो है एकदम यहाँ से है, ये क्या है? ये अभिलंब। क्या है? अभिलंब। उसके बाद में देखो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जब आप आपतन कोण का मान बढ़ा देते हो, जब आप आपतन कोण का मान बढ़ा देते हो तो प्रकाश की किरण क्या कर देती है? समतल के समांतर हो जाती है। क्या होती है? प्रकाश की किरण जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो प्रकाश की किरण समतल के समांतर गति करने लग जाती है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दूसरी घटना है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीसरी घटना के अंदर एकदम सही से होगा। ठीक, अभी अपवर्तन की घटना चल रही। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ये जो तीसरी घटना है ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है और इसमें क्या होता है, जब आपतन कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा कर दिया जाता है। ठीक, जब आपतन कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा कर दिया जाता है तो होता क्या है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम, इसमें विरल माध्यम में न जाने के बजाय वापस सघन माध्यम के अंदर ही लौट आती है और वापस सघन माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाती है बताओ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहां से जो है वापस किसके अंदर लौट आएगी? वापस सघन माध्यम के अंदर प्रकाश की किरण लौट आती है और इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? ये जो है कब होगा? जब क्रिटिकल एंगल का मान कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब क्या है, जब क्रिटिकल एंगल को क्या बोलते हैं गुरुजी हिंदी में? इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। ठीक, अब क्रांतिक कोण क्या है? जब आपतन कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा कर दिया जाता है तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाने के बजाय वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आ गया। इस डायग्राम को आप उतार सकते हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर और क्या क्या चीजें आधारित है, ठीक है, उनके मैं आपको सामने उदाहरण लिख रहा हूं। वो उदाहरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन जो है सीधा पूछा जा चुका है कि हीरा जो है, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, तो हीरा किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा देखो, कई बार जो है गाड़ी के अंदर शीशा टूट जाता है। ठीक, गाड़ी के शीशे के अंदर दरार चल जाती है। अब वो जो दरार है वो चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक, गाड़ी का जैसे आगे वाला शीशा टूट गया, ठीक, अपन ने रिपेयर नहीं करवाया तो वो जो शीशा है उसके अंदर जो दरार है वो अपने को चमकीली दिखाई देती है। चमकीली क्यों दिखाई देती? वो किसके कारण दिखाई देती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद में देखो दूसरा क्या है, पहला हीरे का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा क्या है? एक है प्रकाशिक तंतु। क्या है? प्रकाशिक तंतु, जिसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। ठीक, प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। और भी कुछ है क्या गुरुजी? बिल्कुल है, इधर लिख रहा हूं मैं, देखो। तीसरा क्या है? तीसरा है मर्ग मरीचिका। क्या है? मर्ग मरीचिका। मर्ग मरीचिका का और भी कुछ नाम है क्या? बिल्कुल, क्या बोलते हैं इसको? मृग तृष्णा। क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा। ठीक, और क्या है? और देखो, एक है मृग मरीचिका हो गया, मृग तृष्णा हो गया, प्रकाशिक तंतु हो गए, हीरे का चमकना हो गया। एक है इंद्रधनुष। क्या है? इंद्रधनुष। ठीक, इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष में पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित। इंद्रधनुष के अंदर लेकिन 3 घटनाएं होती। इंद्रधनुष में क्या होता है? अपवर्तन होता है, और क्या होता है? इंद्रधनुष में TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और क्या होता है? इंद्रधनुष में वर्ण विक्षेपण भी होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण भी होता है। इस प्रकार से इंद्रधनुष में 3 घटनाएं होती हैं, ये भी मैंने आपको बता दी। तो ये जो घटनाएं हैं ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित हैं और क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है?
प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, इंद्रधनुष जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, मृग मरीचिका मृग तृष्णा जो है वो किस पर आधारित है। इसके अलावा तुमने देखा होगा गर्मियों के समय में जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपको आगे जो सड़क पे है ऐसे लगता है जैसे आगे वाली सड़क पे है वो पानी है, ठीक, लेकिन वो वास्तव में पानी नहीं होता है। वो किसके कारण आपको पानी आभास होता है, वो आभास होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। पहला प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन पे अपन चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको आप कॉपी के अंदर राइट डाउन कर सकते हो। दूसरे प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पे कि पैराफिन किसका उपोत्पाद है। पैराफिन जो है वो किसका उपोत्पाद है, ठीक। उपोत्पाद का मतलब पैराफिन किसका उप उत्पाद, उपोत्पाद उप प्लस उत्पाद। पैराफिन किसका उप उत्पाद है, पेट्रोलियम परिशोधन जो है इसका पैराफिन एक उप उत्पाद है। इसके अंदर आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है गुरुजी। तीसरे प्रश्न पे चलो। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न। और देखो आजकल एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, ठीक। पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था सीधा कि बताओ बल का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक क्या है। अब धीरे धीरे एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, ठीक। क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, बताओ भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है, आप बता दोगे सीधा गुरुजी छोटी आंत में होता है। लेकिन आजकल एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन सीधा ऐसे नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाएगा छोटी आंत के भी किस भाग से होता है, ठीक। तो अपने को जो है क्या करना, पूरा का पूरा पढ़ना है। पहले थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लिया काम चल जाता था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, चाहे कम पढ़े लेकिन पूरी चीजें जो है एक साथ पढ़े ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर होती रहे, ठीक। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भौतिक विज्ञान से लिया गया एक प्रश्न है। उसमें क्या है, इसमें आपको बिजली की खपत बतानी है, बिजली की खपत कैसे हो। तो देखो मैं आपके सामने एक सूत्र लिख रहा हूँ यूनिट निकालने का। यूनिट निकालने का सूत्र होता है P इंटू एच इंटू डी अपॉन में 100 नहीं होता है, कितना होता है, 1000 होता है। अब जो P है इसका मतलब क्या है गुरुजी, P का मतलब है पावर। क्या है, पावर। शक्तिमान वाला पावर नहीं, एक शक्तिमान के अंदर आता था पावर वाला, ठीक, वो वाला नहीं, ठीक। H का मतलब क्या है, H का मतलब है होवर। होवर का मतलब क्या होता है, घंटा, ठीक है। P का मतलब पावर, पावर मतलब शक्ति, ठीक है गुरुजी। आप तो D का मतलब बताओ। D का मतलब होता है डे। D का मतलब क्या होता है, डे। और डे का मतलब क्या होता है, दिन, ठीक है। और बटे में 1000 है। अब इस सूत्र के माध्यम से अपन इस क्वेश्चन को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे गुरुजी, देखो कैसे निकालना है। P का मतलब देखो यूनिट निकाल के बता रहा हूं आपको भाई। P कितना है, यहाँ पे P का मान आपको दे रखा है कि 100 वाट। कितने वाट, कितने पावर का है, 100 वाट का है, ठीक है गुरुजी, ठीक है। आगे देखो H का मतलब होवर। होवर मतलब घंटे, कितने घंटे, 8 घंटे, ठीक है साहब। उसके बाद में D मतलब दिन। भाई यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मासिक, मतलब एक महीने की। एक महीने में जब तक आपको क्वेश्चन में कहा नहीं जाए आपको कितने दिन लेने हैं, 30 दिन लेने। कितने दिन लेते हैं, आप बोलो गुरुजी महीने में तो 31 दिन भी होते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको इजी करने के लिए आपको 30 लेना पड़ेगा, आप 31 भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में डे हो गया। उसके बाद में देखो 10 लैंप हैं, ठीक। तो ये 10 लैंप एक जो है 100 वाट का है, तो 10 कितने के हो जाएंगे, इसलिए 10 से क्या कर देंगे, गुणा। और भाग कितने का देख देंगे, बटे में कितना है, 1000। 3 जीरो से देखो 2 जीरो इसका कट गया, 1 जीरो इसका कट गया, बचा क्या है, यूनिट बराबर। यूनिट बराबर क्या बचा, 8 इंटू 30, ठीक। तो 8 या कितना होता है, 24। तो 240 क्या आ जाएगा आपके पास, राइट आंसर 240 यूनिट। देखिए ऑप्शन में 240 कौन सा है, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 240 मात्रक। आशा करते हैं आपको तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। क्या है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सूत्र है, सूत्र याद रह जाएगा हमारे गुरुजी, P इंटू एच इंटू डी बटे में 1000। और आपको वैल्यू रखनी, आप जो है यहाँ पे आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न जो है वो रीट 2020 के अंदर परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, ठीक। और रीट के अलावा ये 2-3 एग्जामों में और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जठर रस में होते हैं। तो जठर रस के अंदर जो है वो क्या क्या होता है, देखो ट्रिप्सिन जो है वो जठर रस में नहीं पाया जाता। आपको अगर इसका ट्रिप्सिन का पता है कि ट्रिप्सिन गुरुजी जठर रस में नहीं पाया जाता, तो ट्रिप्सिन इसमें है तो मतलब ये ऑप्शन कट, ट्रिप्सिन इसमें है मतलब ये ऑप्शन कट, ट्रिप्सिन इसमें मतलब ये ऑप्शन कट। बच्चा क्या, ऑप्शन एक ही तो बच्चा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो जठर रस में कौन कौन से पाए जाते हैं, पेप्सिन पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है और रेनिन पाया जाता है। इनके काम भी बताओ क्या क्या कार्य करते हैं, लो इनके काम भी लो। तो पहले पेप्सिन, क्या, पेप्सिन। दूसरा क्या है, लाइपेज, दूसरा है सब लाइपेज। और तीसरा भी बता दो, तीसरा क्या है, रेनिन, तीसरा क्या है, रेनिन, ठीक। अब देखो मैं इनका एक एक का आपको काम बता रहा हूं, ठीक है।
पेप्सिन क्या काम करता है भाई, अगर आपको याद नहीं रहना तो सीधा ऐसा याद रखना, जिसके साथ लास्ट में सीन लग रहा है समझ लेना वो किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। तो पेप्सिन पे प्रोटीन, ठीक। तो पेप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका, प्रोटीन का पाचन। एक मिनट, पेप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है गुरुजी, आप तो आगे बढ़ो। लाइपेज किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा। ठीक है, आगे रेनिन, रेनिन किसका पाचन करता है, रेनिन जो है वो माता के दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन को किस में चेंज करता है, पैराकेसिनेट में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, माता के दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पैराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देता है, पैराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, याद रह जाएगा गुरुजी, आप तो अगले क्वेश्चन पे चलो। ठीक है, याद रह जाएगा, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, पेप्सिन पे प्रोटीन। ठीक, लाइपेज वसा का पाचन, रेनिन, रेनिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में ही रखना। क्या गुरुजी रेनिन हमारे अंदर भी पाया जाता क्या, नहीं, मनुष्य के अंदर रेनिन नहीं पाया जाता। हाँ, जब तुम छोटे बच्चे थे तब तुम्हारे अंदर रेनिन पाया जाता था। ठीक है, रेनिन क्या करता है, माता के दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन जो है उसको साफ पैराकेसिनेट में चेंज कर देता है। ठीक है, इस चीज को आपके ध्यान में रखना है। ठीक, उसके अलावा देखो आपको केसिन प्रोटीन ध्यान में नहीं रहना तो ध्यान में कैसे रखना है, दूध जो है सर्वाधिक कौन रखते हैं, दूध बताओ, किसान। कौन रखता है, किसान। किसान परिवार से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं वो क्या करते हैं, गाय भैंस रखते हैं। गाय भैंस से आपको क्या मिलेगा, दूध। ठीक, तो किसान, और किसान से क्या बनेगा, केसिन। क्या बनेगा, केसिन। क्या बनेगा, किसान से केसिन। तो ऐसे याद रह जाएगा, दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो आशा करता हूं आपको चौथा प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, याद हो जाएगा यहां तक। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे देखो पांचवा प्रश्न क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो ये पांचों जो प्रश्न है ना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या है कि क्या होगा यदि पाचन ग्रंथि पैराइटल कोशिकाओं का स्रावण एक अवरोधक के कारण बंद हो जाए। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। ठीक, ये बोल रहा है कि सब जब पाचक ग्रंथि जो है वो पैराइटल कोशिकाओं का स्रावण एक अवरोधक के कारण अगर बंद कर दें तो क्या हो जाएगा। अब एक चीज, इसको समझने से पहले एक चीज समझना आप आमाशय से। ठीक, ठीक है गुरु, आमाशय। आमाशय के अंदर देखो तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली कौन सी है, श्लेष्मा। इसी का दूसरा नाम क्या है गुरुजी, गोबलेट। क्या है, गोबलेट। गोबलेट कोशिका कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या है, ऑक्जेंटिक। क्या है, ऑक्जेंटिक। एक मिनट, क्या है, ऑक्जेंटिक। ऑक्जेंटिक कोशिका। ठीक, पहली क्या थी, श्लेष्मा कोशिका या गोबलेट कोशिका, दूसरी क्या है, ऑक्जेंटिक कोशिका, और तीसरी क्या है, पेप्टिक या मुख्य कोशिका। कौन सी है, पेप्टिक या मुख्य कोशिका। एक मिनट, पेप्टिक या मुख्य कोशिका। ठीक है, इस प्रकार से ये तीन क्या है, तीन कोशिकाएं हैं, पेप्टिक या मुख्य कोशिका। ठीक, अब इनका श्रावण अलग अलग है। श्लेष्मा या गोबलेट कोशिका जो है ये किसका श्रावण करती है, ये सब म्यूकस या श्लेष्मा का श्रावण करती है। श्लेष्मा या म्यूकस का श्रावण करती हैं। और ये म्यूकस जो है ये कैसे कलर का होता है, पीले कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, पीले कलर का होता है। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो हैं ये किसका श्रावण करती हैं, ये श्रावण करती हैं HCl, बहुत ही महत्वपूर्ण अम्ल है HCl, और या नेज कारक। ऑक्जेंटिक कोशिका किस किस का श्रावण करती हैं, HCl व नेज कारक का श्रावण करती है। पेप्टिक या मुख्य कोशिका जो है इसके अंदर कौन सा होता है, प्रो एंजाइम पाया जाता है। इसमें कौन सा, प्रो एंजाइम होता है। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी। अब अगर आमाशय जो है अगर HCl का श्रावण बंद कर देगा तो जो शरीर के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया जो आ रहे हैं उनको नष्ट करने का काम कौन करेगा भाई, कोई करेगा क्या, नहीं करेगा। तो अगर जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और एक चीज और आपको बता देता हूं मैं। ठीक, ये जो HCl है ये जो भी निष्क्रिय होते हैं, जैसे पेप्सिनोजन जिसके लास्ट में नोजन या ओजन शब्द लग रहा है, समझ लेना वो निष्क्रिय अवस्था में। ठीक, तो HCl क्या करता है, जो पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा है
ये क्या करता है, उसको जो है सक्रिय अवस्था में लाने का काम करता है। ठीक, तो अब अगर इसका श्रवण ही बंद हो जाएगा तो बताओ इसको बदलेगा कौन? कोई बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो इसलिए इसका उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा, अगर HCl का श्रवण बंद हो जाएगा तो जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन जो है वो सक्रिय पेप्सिन में नहीं बदल पाएगा। यही इसका उत्तर है। और ये ऐसा ऑप्शन कौन सा है? पहला ही ऑप्शन ऐसा है। क्या है? HCl श्रावण की अनुपस्थिति में निष्क्रिय जो पेप्सिनोजन जो है ये सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में नहीं बदल पाएगा। तो समझ में आ गया अपना उत्तर क्या है। तो आमाशय के अंदर ये 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। साथ में और क्या याद रखना है, जो आमाशय है इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं गुरुजी? इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है कार्डियक। कौन सा है? कार्डियक। दूसरा क्या है? दूसरा है फंडस। क्या है? फंडस। और तीसरा क्या है? तीसरा है पाइलोरिक। क्या होता है? पाइलोरिक। और एक चीज और याद रखना, जब कभी आपके डकार आती है तो कौन सा वाल्व बंद हो जाता है? पाइलोरिक वाल्व बंद हो जाता है। डकार आने से क्या होता है? पाइलोरिक वाल्व बंद हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। आमाशय कितने भाग? कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। ऐसे छोटी आंत के भी भाग होते हैं। छोटी आंत इधर बता देता हूं आपको, याद रख लेना भाई, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख लेना या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। देखो कैसे याद रखना है आपको, तो ऐसे याद रख लेना कि आप नौकरी लग गई और घर पे क्या आ गया? डीजे आ गया। ठीक है, नौकरी लग गई और घर पे क्या आ गया? डीजे आ गया। DJI मतलब आया। ठीक है, डी से क्या बनेगा? डी से बनेगा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। ठीक है गुरुजी, याद रह जाएगा। तो जैसे क्या बनेगा? जेजुनम। क्या बनेगा? जेजुनम। ठीक है, आई से क्या बनेगा? आई से बनेगा इलियम। क्या बनेगा? इलियम। आप तो गुरुजी हिंदी में बताओ, इंग्लिश में याद नहीं रहता, तो इंग्लिश में देख, हिंदी में देख लो। ड्यूडेनम को बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। एक मिनट भाई, इसको क्या बोलते हैं? ग्रहणी। ठीक है, उसके बाद में जो मैंने जेजुनम लिखा है इसको बोलते हैं मध्यांतर। क्या बोलते हैं? मध्यांतर। और इसके बाद में जो इलियम लिखा है इसको बोलते हैं शुद्रांतर। क्या बोलते हैं? शुद्रांतर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भी अगर आपको जानना है तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं? बड़ी आंत के 3 भाग कौन कौन से हैं? किसको पता है बताओ? 3 भाग होते हैं, सिक्कम, दूसरा बताओ गुरुजी, दूसरा है कोलम, तीसरा भी बता दो, तीसरा है रेक्टम। कौन सा है? रेक्टम। तो इस प्रकार से बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, आमाशय के भी 3 भाग हैं और छोटी आंत के भी 3 भाग हैं। याद हो गए होंगे। बताओ आमाशय के 3 भाग कौन कौन से हैं? बताओ, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। बताओ आमाशय के अंदर 3 कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? श्लेष्मा कोशिका जो श्लेष्मा का श्रावण करती है, ऑक्जेंटिक कोशिका जो HCl व नेज कारक का श्रावण करती है, तीसरा पेप्टिक कोशिका या मुख्य कोशिका जिसके अंदर पेप्सिन पाया जाता है जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है और इसमें प्रो एंजाइम पाया जाता है। ठीक है गुरुजी। इसके बाद में छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से हैं? ऐसे समझ लेना, छोटी आंत में क्या आप नौकरी लग गई, घर पे क्या आ गया? डीजे। तो डीजे आया डी से, ड्यूडेनम जे से, जेजुनम आया से इलियम। ठीक है गुरुजी। बड़ी आंत में बताओ, बड़ी आंत के 3 भाग है, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। पाचन तंत्र की लगभग चीजें मैंने आपको बता दी है। पाचन तंत्र आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ही आपको याद करवा दिया गया। और भी आपसे अगर पूछे कि भोजन में जो है पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे होता है, आपसे पूछे कि पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण वो कहाँ पे होता है, आपसे पूछे जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे होता है, पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण पूछे छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर आपसे पूछे कि जल का सर्वाधिक अवशोषण वो होता है बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, तो आशा करता हूं इतनी बातें आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको कॉपी में राइट डाउन कर सकते हो। एक एक चीज आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ो। 6ठा प्रश्न देखो, क्या है? शरीर में बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसकी तो आपको पूरी डिटेल ही बता देंगे। ठीक, क्या है? शरीर में श्वेत रक्त कणिका, ठीक, का मुख्य कार्य है। श्वेत रक्त कणिका मतलब क्या है? WBC। क्या है? WBC। WBC जो है इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। देखो इसका उत्तर बाद में देखेंगे, पहले WBC के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है गुरुजी, हिंदी में बताओ। आप तो हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका। ठीक है साहब, क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका। ठीक है साहब। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। दूसरा पेन ले लेते हैं,
क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकोसाइट। WBC को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक है गुरुजी। उसके बाद में देखो WBC का अगर आपसे जीवन काल पूछ ले कि बताओ WBC जो है इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल होता है साहब 4 से 7 दिन। ठीक है गुरुजी। अगर WBC की संख्या बढ़ जाए, ठीक, एक तो होती है WBC की कमी, एक होती है अधिकता। क्या होती है WBC की कमी? एक होती है अधिकता। क्या होती है? अधिकता। अधिकता को क्या बोलते हैं? ठीक, अधिकता को क्या बोलते हैं बताओ? अधिकता को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस। और कमी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। WBC की कमी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोपीनिया। छोटा वर्ड कौन सा है गुरुजी? ल्यूकोपीनिया, इसलिए कमी से। बड़ा वर्ड कौन सा है? ल्यूकोसाइटोसिस, इसलिए अधिकता से। इतनी बातें याद हो गई। क्या है WBC? व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका। ठीक है गुरुजी। WBC को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक है, याद हो गए। WBC का जीवन काल 4 से 7 दिन। ठीक है, याद हो गए। WBC की कमी ल्यूकोपीनिया। ठीक, WBC की अधिकता ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, याद हो गए। ठीक है, आगे देखो, इसको मिटा देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसके बारे में क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो सकती है, वापस से WBC लो। ये WBC, इसको गोल घेरे में बंद करो। WBC, इसके बारे में देखो, 2 पार्ट होते हैं WBC। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। ठीक, इधर तो आएगा नहीं, एक बार इसको अपन मिटा के थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ठीक, कितने भाग होते हैं WBC के? 2 भाग होते हैं। ठीक, ये सब WBC। ठीक है, WBC के देखो 2 भाग होते हैं। आपको WBC के बारे में पढ़ना ही नहीं है, पूरा यहीं पर समझा दिया जाएगा। पूरा एक एक चीज आपको याद करवा दी जाएगी। WBC के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? एक तो कणिका में WBC होती, कौन सी होती है? कणिका में WBC। ठीक है साहब। एक होती है अकणिका में WBC। कणिका में WBC, अकणिका में WBC। ठीक है साहब। कणिका में WBC जो है, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं गुरुजी? 3 भाग होते हैं। पहला है इओसिनोफिल। ठीक है। दूसरा बेसोफिल। दूसरा कौन सा है? बेसोफिल। और तीसरा बताओ आप, तो तीसरा कौन सा है? न्यूट्रोफिल। कौन सा है? न्यूट्रोफिल। अकणिका में WBC है, इसके 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 2 भाग, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। कौन कौन से? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ो। आगे देखो और क्या होता है इसके अंदर। देखो, जो इओसिनोफिल है ना, ये द्विपाली युक्त होता है। कैसा होता है? द्विपाली युक्त होता है। ठीक, जो इओसिनोफिल है ये सब द्विपाली युक्त होता है। ठीक, ये द्विपाली युक्त होता है। याद रह जाएगा, इओसिनोफिल जो है, पूरा WBC का पोस्टमार्टम कर रहे हैं अपन। ठीक, आपको यही क्लास में याद हो जाएगा। द्विपाली युक्त होता है। ठीक है, ये साइड में जो है कणिका है। ठीक, बेसोफिल जो है ये क्या होता है? ये त्रिपाली युक्त होता है। ठीक, क्या होता है? त्रिपाली युक्त होता है। ठीक है साहब, याद रह जाएगा। ये जो है बेसोफिल हो गया, जो त्रिपाली युक्त होता है। ठीक है, ठीक, ये त्रिपाली। न्यूट्रोफिल जो है, इसके अंदर जो है 5 या 5 से ज्यादा पाली हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? 5 या 5 से ज्यादा पाली हो सकती हैं। ठीक, तो पहला तो आपको ये याद रखना है, जो इओसिनोफिल है ये अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होता है। किससे? अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होता है। अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित। बेसोफिल जो है ये क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित, और ये जो साहब ये क्या है? दोनों से अभिरंजित। ठीक है, उसके बाद में इसको छोड़ो यहां तक। ठीक है, ये यहां तक ही है, आपको इतना ही ध्यान में रखना है। उसके बाद में अकणिका में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है गुरुजी, लिम्फोसाइट जो है इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टी लिम्फोसाइट शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, कौन सा होता है? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ठीक है ना, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, याद रह जाएगा। उसके बाद में देखो, जो टी लिम्फोसाइट है ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? देखो, टी लिम्फोसाइट जो है वो 2 प्रकार का कौन सा होता है? एक तो साहब होता है T4 और एक होता है T8।
कौन कौन सा? एक तो होता है T4 और एक होता है T8। जो T4 होता है ये तो होता है सहायक, क्या होता है? सहायक। और T8 जो है ये क्या होता है? मुख्य। क्या होता है? मुख्य। आप तो क्या रामायण बता दी मुझे, कुछ समझ में नहीं है। दोबारा देखो क्या है? WBC, दो प्रकार की कणिका में WBC, एक कणिका में WBC। कणिका में WBC तीन प्रकार की, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल द्विपाल युक्त, बेसोफिल त्रिपाल युक्त, न्यूट्रोफिल 4-5 पालियों से अधिक, ठीक है। उसके बाद में अकणिका में दो प्रकार के लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार के, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट दो प्रकार के, T4 और T8। ये जो T4 सहायक जो है इसमें क्या होता है? इसकी अगर कमी हो जाती है तब कौन सा रोग होता है? तब होता है कैंसर, और वो भी कौन सा? ब्लड कैंसर। कौन सा? ब्लड कैंसर रोग के अंदर T4 सहायक के अंदर क्या आ जाती है? कमी आ जाती। तो WBC का पूरा पोस्टमार्टम अपन ने कर दिया है, इसको आप अच्छे से देख लेना, यहां पर ही आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है। WBC में एक चीज और आप याद रखना, अगर WBC की सामान्य अगर कमी हो रही है, WBC की अगर आपकी सामान्य कमी हो रही है तो आपके शरीर में एलर्जी के लक्षण आ जाएंगे। किसके लक्षण आ जाएंगे? एलर्जी के। सामान्य कमी मतलब जैसे भाई थोड़ी बहुत हो रही, 1000 में कमी हो रही, ठीक, हजारों में। अगर WBC की संख्या लाखों में हो जाए, लाखों में अगर इसकी कमी हो जाए, सॉरी लाखों में अगर इसकी अधिकता हो जाए, ठीक, WBC की अगर लाखों में अधिकता हो जाए तो आपके कौन सा रोग हो जाएगा? कैंसर। और कैंसर भी कौन सा? ब्लड कैंसर, ठीक। कौन सा रोग हो जाएगा? ब्लड कैंसर। और ये भी साहब अधिकता है, ठीक। क्या है? WBC की अगर हजारों के अंदर अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होगा? एलर्जी के लक्षण आएंगे। और WBC के अंदर अगर लाखों के अंदर क्या हो जाए? इसकी अधिकता हो जाए तो आपके किसके लक्षण आ जाएंगे? ब्लड कैंसर के लक्षण आ जाएंगे, ठीक है गुरुजी। तो WBC के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है वो पूरा आपको याद हो गया होगा। अब क्वेश्चन क्या था? शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? एक जो WBC जो है इसको सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल्जर ऑफ बॉडी। कहां पे लिखें? यहां पे लिख देते हैं। इसको क्या कहा जाता है? सोल्जर ऑफ बॉडी। अब तुम मेरे को यह बताओ भाई, जो सोल्जर जो है भारतीय सेना के अंदर, जो सोल्जर है वो क्या काम करते हैं? वो भारतीय सेना की सुरक्षा ही तो कर रहे हैं, भारत देश की सुरक्षा ही तो कर रहे हैं। भारतीय सेना के अंदर जो सोल्जर है सुरक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा करने का काम किसका है? सोल्जर का। और यहाँ पे WBC को सोल्जर कहा जा रहा है, मतलब क्या करेगी? WBC सुरक्षा करेगी। क्या करेगी? सुरक्षा करेगी। तो क्या है? रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करेगी। रोगों के विरुद्ध क्या करेगी? शरीर की रक्षा करेगी। इसलिए इसे WBC को सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। आगे देखो 7वें प्रश्न पे अपन बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक को बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया, इनमें से कौन से स्कंदित नहीं होगी? इसमें पूछा है, देखो 4 अलग अलग स्लाइडों पर जो है प्रत्येक की बूंद को रखा गया, स्कंदित कौन सी नहीं होगी? तो स्कंदित कौन सी नहीं होगी? रक्त सीरम नहीं होगी, क्योंकि सीरम का सूत्र आपको पता है। सीरम का सूत्र क्या है गुरुजी? प्लाज्मा माइनस RBC। प्लाज्मा माइनस RBC। अब जो RBC जो है इसमें क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजन। एक मिनट भाई, RBC में क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजन। RBC में क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजन। अब अगर तुमने RBC को घटा दिया प्लाज्मा में से, ठीक है, प्लाज्मा में से अगर तुम RBC को निकाल लेते हो तो क्या बचता? सीरम। और RBC के अंदर जो है प्लाज्मा में से तुमने RBC घटाया, RBC में क्या था? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन भी हट गया तो बचा क्या? सीरम। और सीरम के अंदर जब फाइब्रिनोजन हट गया तो ये क्या होगा? ये स्कंदित नहीं होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त सीरम। गुरुजी कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। दोबारा देखो, सीरम जो है इसके अंदर प्लाज्मा, प्लाज्मा में से अगर RBC को घटा दोगे तो क्या बचता है? सीरम बचता है, ठीक। एक देखो मैं आपको इधर बता देता हूं, ब्लड। ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा। और प्लस में क्या होती है? रक्त कणिका। क्या होती है? रक्त कणिका। ये ब्लड का सूत्र है, ठीक। ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा प्लस रक्त कणिका। ये ब्लड बराबर है, ठीक, ब्लड बराबर। ब्लड का सूत्र क्या है? प्लाज्मा प्लस रक्त कणिका। सीरम का सूत्र क्या है? प्लाज्मा माइनस RBC। RBC में फाइब्रिनोजन होता है। अब प्लाज्मा में से तुमने फाइब्रिनोजन को हटा दिया तो फाइब्रिनोजन जो है ये स्कंदित होता था, लेकिन अब जो फाइब्रिनोजन है उसको तुमने हटा दिया तो अब क्या नहीं होगा? स्कंदित नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? रक्त सीरम, ठीक है गुरुजी। आगे बढ़ो।
अगला प्रश्न 8वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बच्चों में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होने का खतरा होता है। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण, इस जो अपनी एग्जाम सीरीज जो चल रही है उसका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होगा अभी तक का ये प्रश्न, और बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, और अगर पूछा भी नहीं भी जाएगा तो आपकी सामान्य जानकारी के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक, विज्ञान की भाषा के अंदर अगर कोई अमान्य अगर जोड़ा है, अमान्य अगर कोई विवाह है, तो विज्ञान को इसी प्रश्न को मानती है। ठीक, इस प्रश्न में क्या ऐसा कुछ क्या है इसके बारे में अपन समझते हैं। देखो इरिथ्रोब्लास्ट, जैसे ये कोई महिला है, ठीक, क्या है, महिला है, जैसे ये कोई महिला है, इधर इसके सींग लगा देते हैं, ठीक, महिला हो गई। अब ये जो है महिला का क्या हो गया, भ्रूण। ठीक, अब महिला जो है इसकी इधर एक पुरुष से क्या करवा देते हैं, शादी। ठीक, पुरुष से शादी करवा दी, 9 महीने बाद में परिणाम भी आ गए। ठीक, परिणाम क्या है, जो महिला के जो गर्भ के अंदर जो है, अब ये जो पुरुष है ना, ये क्या है, RH पॉजिटिव है, क्या है, RH पॉजिटिव, और महिला क्या है, RH नेगेटिव। अगर RH पॉजिटिव का पुरुष और अगर RH नेगेटिव की महिला से शादी करता है तो ये साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में विवाह के लिए अमान्य जोड़ा माना जाता है। ठीक, क्यों माना जाता है, इसका कारण है, अगर RH पॉजिटिव का नर RH नेगेटिव की मादा से शादी करता है तो इसे विज्ञान की भाषा में अमान्य जोड़ा कहा जाता है। किसके लिए, विवाह के लिए अमान्य जोड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखो दोनों की शादी करवा दी, 9 महीने बाद में परिणाम आ गए। परिणाम क्या आ गया, माता के गर्भ के अंदर जो शिशु है, ठीक, माता के गर्भ के अंदर जो शिशु है, ये शिशु है, ठीक, ये पहला शिशु तो सही से हो जाता है। ठीक, देखो माता जी क्या है, RH नेगेटिव, जो शिशु है ये क्या है, RH पॉजिटिव। ठीक, अब RH पॉजिटिव, अब बताओ माता जी नेगेटिव शिशु पॉजिटिव, माता जी नेगेटिव हो शिशु भी नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माता जी नेगेटिव शिशु जो है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मस्तिष्क को लगा कि शरीर में विदेशी लोगों का आक्रमण हो गया है, मस्तिष्क गया सीधा थाइमस ग्रंथि के पास, बंदूक और गोलों का निर्माण करो। थाइमस ग्रंथि ने बंदूक और गोलों का निर्माण किया, तब तक बच्चे के 9 महीने पूरे हो चुके थे, बच्चा 1 2 3 गो। ठीक, अब बच्चा जो है आ गया। अब जो थाइमस ग्रंथि जो है, जो एंटीबॉडी का जो निर्माण हुआ है, वो बताओ किसी पे काम करेगा कि नहीं। मस्तिष्क ने बोला इस एंटीबॉडी को तुम बचा के रखो, अगली बार जब विदेशी लोग आएंगे तब ये जो है काम आएगी। ठीक है, अब पहला बच्चा तो जो है उसकी तो सही डिलीवरी हो जाती, लेकिन जब दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव पाया जाता है, जब दूसरा बच्चा माता के गर्भ में RH पॉजिटिव पाया जाता है, तो अब बताओ इस बार तो एंटीबॉडी पहले से बनाई हुई तैयार है, बताओ बंदूक गोलों का निर्माण पहले से तैयार है, तो क्या होगा, बंदूक गोलों का निर्माण पहले से तैयार है तो क्या करेंगे, जो एंटीबॉडी बनी थी वो एंटीबॉडी इस माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, अर्थात इसको खत्म कर देती है। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इधर लिख रहा हूं, इस घटना को बोलते हैं ब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये पूरा एक ही नाम है भाई, क्या है, पूरा एक ही नाम है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, इरिथ्रो का मतलब क्या है, इरिथ्रो मतलब RBC। ठीक, RBC। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, फटना, ब्लास्ट का मतलब फटना, और फिटेलिस का मतलब क्या होता है, गर्भ। इसका मतलब क्या हुआ, RBC जो है उसका फटना, और वो भी कहां पर, गर्भ में, माता के गर्भ में RBC का फटना क्या कहलाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, अब देखो पहला बच्चा तो सही से पैदा हो जाता है, लेकिन दूसरा बच्चा जो है उसकी डिलीवरी होने से पहले माता के गर्भ के अंदर ही बच्चा जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसका एक इलाज है, जैसे फर्स्ट डिलीवरी हुई, फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत 72 घंटे बाद में, ठीक, तुरंत 72 घंटे के बाद में अगर माता के रोगम, किसका, रोगम या एंटी डी, रोगम या एंटी डी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ये क्या है, ये एक प्रकार से एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी शरीर के अंदर थाइमस ग्रंथि द्वारा बनी है। ये टीका क्या करता है, रोगम या एंटी डी उस थाइमस ग्रंथि को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, तो 72 घंटे के बाद में रोगम या एंटी डी का टीका लगवा लेना चाहिए। ठीक, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी,
क्या है, महिला है, इधर पुरुष है, दोनों की शादी करवाई, 9 महीने बाद परिणाम आई, परिणाम में क्या हुआ, RH पॉजिटिव का पुरुष RH नेगेटिव की महिला से शादी किया, महिला है RH नेगेटिव, बच्चा जो हो रहा है माता के पेट में जो पल रहा है वो क्या है, RH पॉजिटिव। बताओ नेगेटिव पॉजिटिव दिक्कत होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब क्या होगा, थाइमस ग्रंथि ने एंटीबॉडी तो बना नहीं, लेकिन बच्चा जो है 9 महीने के अंदर 1 2 3 थाइमस ग्रंथि का निर्माण उधर का उधर ही रहेंगे। ठीक, अब क्या बोलता है मस्तिष्क, बोलता है कि अगली बार जब आएगा तब ये काम आएगा, लेकिन 72 घंटे के अंदर अगर आप इंजेक्शन लगवा लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लगवाते हो तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस की प्रक्रिया से आपको जूझना पड़ेगा। ठीक है, इसका उत्तर देखो अब। ठीक, फिटिलिस होने का खतरा होता है माता क्या हो, माता हो नेगेटिव और पिता क्या हो पॉजिटिव। सही उत्तर क्या हो जाएगा, जब माँ RH नेगेटिव, माँ क्या RH नेगेटिव और पिता क्या हो RH पॉजिटिव। ठीक है गुरुजी, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन देखो। 9वां क्वेश्चन क्या है, प्रेस बायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का लक्षण है। प्रेस बायोपिया, सबसे पहले प्रेस बायोपिया जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और बता रहा हूं, एक है दूरदृष्टि दोष। क्या है, दूरदृष्टि दोष। ठीक है साहब, एक होता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, देखो जरा दृष्टि दोष इसका तो पता लग गया, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है साहब, याद रह जाएगा। ठीक, निकट दृष्टि दोष है, इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया। ठीक है, याद रह जाएगा। अब जो जरा दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, इसमें क्या होता है, किस प्रकार के लेंस को काम में लिया जाता है। अगर जरा दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वह किस प्रकार के लेंस का काम में लेगा, द्विफोक्सी लेंस को काम में लेगा। द्विफोक्सी क्या है गुरुजी, देखो द्विफोक्सी जो है ना, इसके अंदर अवतल व उत्तल, अवतल व उत्तल दोनों प्रकार के लेंस होते हैं। अवतल व उत्तल दोनों प्रकार के लेंस होते हैं। क्यों, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर जो है व्यक्ति को न तो पास की वस्तु अच्छे से दिख पाती है न दूर की वस्तु अच्छे से दिख पाती है, इसलिए उसको पास वाला भी चश्मा चाहिए और दूर वाला भी चश्मा चाहिए। अब डॉक्टर 2 चश्मा तो देगा नहीं कि ये लगाएगा तब पास का दिखेगा, ये लगाएगा तब दूर का दिखेगा। इस समस्या से जूझने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए डॉक्टर ने क्या किया, दोनों ही लेंस एक ही चश्मा के अंदर डाल दिए। मतलब अब वो दूर का भी देख सकता है और पास का भी देख सकता है। ठीक, तो इसलिए उसमें द्विफोक्सी लेंस काम में लिया जाता है। ठीक, दूरदृष्टि दोष इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपी। दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का काम में लिया जाता है, उत्तल लेंस युक्त चश्मा। कैसा, उत्तल लेंस से युक्त चश्मा। निकट दृष्टि दोष से के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस को काम में लिया जाता है, अवतल लेंस से युक्त चश्मा। कैसा, अवतल लेंस से युक्त चश्मा। ठीक है, याद रह जाएगा, तीनों को याद रखना है। क्या है, प्रेस बायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का लक्षण है निकट एवं दूर दोनों की वस्तुएं नहीं देख पाता, अभी बताया मैंने। ठीक है, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर न तो निकट की वस्तु अच्छे से दिखती है न दूर की वस्तु अच्छे से दिखती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। इसी को क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, कैसे लेंस को काम में लेंगे, द्विफोक्सी लेंस काम में लेंगे। ठीक है गुरुजी, अगले प्रश्न पे चलो। अगला प्रश्न और अपना इसका क्या है, लास्ट प्रश्न। कार्बन मोनोऑक्साइड एक व्यक्ति को मार सकती है क्योंकि इसके निम्नलिखित के साथ बंधुता अधिक उच्च होती है। कार्बन जो मोनोऑक्साइड है उसके हीमोग्लोबिन के साथ उच्च बंधुता होती है। किसके साथ होती है, हीमोग्लोबिन के साथ उच्च बंधुता होती है। और हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया करके क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। किसका, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये रुधिर वाहिनियों के अंदर जाके साफ रक्त का थक्का बना देता है, ब्लड क्लोटिंग कर देता है। और रक्त का थक्का बनाने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, और अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है किसके साथ ज्यादा दोस्ती रखता है, हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा दोस्ती रखता है। इसलिए तुमने 9वीं या 10वीं क्लास की बुक में, साइंस की बुक में क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। क्या था वो प्रश्न, क्वेश्चन ये था कि रात को बंद कमरे में अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए। वो उसका कारण यही है क्योंकि बंद कमरे में अगर आप अंगीठी जलाकर सोओगे तो अंगीठी से कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, एक
क्या है, ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाके, रुधिर वाहिनियों के अंदर जाके रक्त का थक्का जमा देती है साहब। अब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा नहीं तो क्या होगा, रुधिर वाहिनियां जाम हो जाएंगी और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। बताओ कैसा वासी हो जाएगा, स्वर्गवासी हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूं आज के 10 प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्ते, राम राम।